है ना। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट के लिए। क्या पढ़े थे हम लोग पिछली क्लास में? तो पढ़ रहे थे हम लोग यूनिट सेल के बारे में, हम लोग अध्ययन कर रहे थे, पता कर रहे थे यूनिट सेल होता क्या है ठोस के अंदर। तो मैंने बताया था कि ये जो यूनिट सेल है वो क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा टुकड़ा होता है। जैसे कोई भी ठोस लीजिए, मैं बताया था कि जैसे आप एक नमक, मैंने बोला कि एक एग्जाम्पल बस नमक का लेकर के चलिए कि नमक घर में है, एक छोटा सा टुकड़ा में हजारों क्रिस्टल लैटिस होगा, करोड़ों क्रिस्टल लैटिस होगा। क्रिस्टल लैटिस जो मैंने कल आपको अच्छे से समझाया था कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। हजारों क्रिस्टल लैटिस होता है एक नमक के क्रिस्टल में, इसे बोलते हैं क्रिस्टल। तो ये जो क्रिस्टल बना हुआ है, छोटा सा टुकड़ा, ज्यादा नहीं, छोटा सा टुकड़ा एक नमक का जो क्रिस्टल है वो हजारों लाखों क्रिस्टल लैटिस से मिलकर के बना हुआ है। और यह जो क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है वो बना हुआ है यूनिट सेल से। देखिए यही कल बता रहे थे हम लोग। और यह जब बहुत सारा जब क्रिस्टल लैटिस हम लोग मिला देते हैं तब जाकर के कोई क्रिस्टल बनता है या कोई सॉलिड बनता है। गौर करिए बात कि जैसे मैं कोई ठोस ले लेता हूं, नमक भी एक ठोस है, मैं एक नमक का छोटा टुकड़ा लेता हूं, तो अगर मैं बात करूं उसके अंदर के मॉलिक्यूल का कि उसके अंदर कैसा बनावट होगा एक नमक के छोटे टुकड़े के अंदर, तो कहते हैं कि ये जो नमक का टुकड़ा है सर ये क्रिस्टल लैटिस से मिलकर के बना हुआ है, क्रिस्टल लैटिस से मिलकर के बना हुआ। और क्रिस्टल लैटिस किस टाइप का होता है मैंने कल बता ही दिया था अच्छे से कि किस टाइप का ये बना होता है। इस टाइप का क्रिस्टल लैटिस होता है, इस टाइप का क्रिस्टल लैटिस होता है ना। बहुत सारा पूरे बनाए थे क्योंकि बार बार बनाना दिक्कत हो जाएगा, है ना। इस टाइप का क्रिस्टल लैटिस ऐसे ऐसे हजारों करोड़ों से मिलकर के एक छोटा क्रिस्टल बना होता है नमक का। तो कहते हैं फिर अगर मैंने फिर कल मैंने बताया था कि यह जो क्रिस्टल लैटिस है बच्चा, क्रिस्टल जालक जो है, जालक जाल के जैसा है, साफ पता चल रहा है एक जाल के जैसा है। तो यह जो क्रिस्टल लैटिस है ये छोटे छोटे टुकड़े से मिलकर के बना हुआ है, ये भी छोटा छोटा टुकड़ा से बन करके बना हुआ। और उस क्रिस्टल लैटिस के छोटे टुकड़े को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल, एकक कोशिका हम लोग बोलते हैं। तो यही हम लोगों ने कल देखा था यूनिट सेल के बारे में। और कल हम लोगों ने इसके बारे में और थोड़ी सी बात है, तो एक बात एकदम गौर से समझ जाइए क्योंकि ये आगे आने वाला इसी पे पूरा का पूरा ठोस अवस्था यूनिट सेल पर है बच्चा, और कुछ नहीं, बस पूरा में यूनिट सेल के बारे में ही अब पढ़ना है और कुछ नहीं। ठोस कोई होगा या तो आपका NaCl हो, ZnCl हो, CaCl हो, कोई है ना, कोई आपका गंधक हो, कोई भी ठोस ले लीजिए, उसके यूनिट सेल के बारे में ही सिर्फ और सिर्फ हमें ठोस अवस्था में पढ़ना है। अब से पिछली जितना भी 3-4 हम लोग लेक्चर देखे वो सब तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि 1-2 नंबर का जो एग्जाम में पूछता है परिभाषा, उसके बारे में हम लोगों ने परिभाषा दिया सब था। लेकिन अब जो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी ठोस का। मैं यहाँ कोई पर्सनल यहाँ नहीं बोलूंगा कि वो NaCl ही होगा, किसी भी ठोस का अब यूनिट सेल सबसे छोटा टुकड़ा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए थोड़ा सा और मैं बता देता हूं कि यूनिट सेल के बारे में थोड़ा सा और क्या पढ़ा था मैंने। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रिस्टल जो यूनिट सेल है, मैंने थोड़ा सा और बता देते हैं जो हम लोगों ने देखा था कि जो यूनिट सेल है बच्चा, यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है छोटा टुकड़ा। ये मकान, इस रूम को मान लीजिएगा यूनिट सेल, सिंपल सा, यही इसी को मैंने यहां बना दिया, यही है यूनिट सेल। तो कहता है कि इसमें एक ये वाला किनारा होगा, ये लंबाई, मतलब ये कह दीजिए कि ये चौड़ाई है, ये लंबाई है और ये ऊंचाई है। तो हम लोगों ने एक को, इसकी लंबाई को A माना था और इसकी लंबाई को B माना था और इसकी ऊंचाई या चौड़ाई कह दीजिए जो भी, उसको C माना था। ये गौर से समझिएगा।
और इसके बीच एंगल भी होता है। जैसे ये वाला अगर मैं बात करूं इसका, तो इसके और इसके बीच में ये वाला एंगल है, इसके और नीचे वाला के बीच में ये वाला एंगल है, तो हर एक के बीच में एंगल है। तो मैंने बताया था कि जो बी और सी के बीच में एंगल है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा से, है ना, उसे हम लोग बोलते हैं अल्फा से। जो ए और ये वाला सी, ये वाला देखिए, ये वाला सी है तो ये भी सी ही होगा, दोनों पैरेलल होता है ना, दोनों सी होगा। ये वाला सी, अरे ये वाला ऊंचाई सी है तो इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, सी ही होगी, दोनों बराबर होगा। तो ए और सी के बीच में जो एंगल ये वाला देख रहे हैं इसको बोलते हैं बीटा। और जो ए और बी के बीच में है, जैसे मान लीजिए मैं इधर कर देता हूं कि ये वाला बी है, ये वाला ए है, तो ये वाला जो एंगल है उसको हम लोग बोलते हैं गामा। और याद रखने का भी मैं तरीका बता देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे मैं मान लेता हूं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी भुजा का हो गया अल्फा बीटा गामा, ये तीन एंगल हुआ। मैं याद रखने के लिए भी तरीका बता देता हूं कि आपको परेशानी नहीं हो। ए को अल्फा मान लीजिए, बी को बीटा मान लीजिए, सी को गामा मान लीजिए। देखिए कैसे याद करिएगा। तो ए और बी के बीच में जो एंगल होगा, तो ए और बी के बीच में, चूंकि ए बी हो गया तो उसके बीच में एंगल सी होगा, सी मतलब गामा। अगर बी और सी के बीच में अगर आपसे पूछे तो बी और सी हो गया तो बचा ए मतलब अल्फा, तो इसके बीच एंगल हो जाएगा अल्फा। अगर मैं बात करूं ए और सी के बीच में तो बी बच गया, बी मतलब बीटा, तो ए और सी के बीच में जो एंगल होगा वो बीटा हो जाएगा। आसानी से हम याद भी रख सकते हैं कि अगर ए बी है तो सी बच गया, मतलब इसके बीच में गामा होगा, तो ए और बीच के बीच में देखिए गामा बना। बी और सी के बीच में, इसमें ए गायब है तो ये हम लोग अल्फा माने हैं, तो ए और बी के बीच, सॉरी बी और सी के बीच में जो कोण होगा वो अल्फा होगा, ए और सी के बीच में बीटा होगा। तो इसी एंगल को, ये क्या है ध्यान दीजिए, किसी भी ठोस का सबसे छोटा इकाई के बारे में अब हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इतना हम लोगों ने देख लिया था, इसको ध्यान से देखिएगा तब जाकर के इसको ध्यान में रखिएगा भी, क्योंकि जब मैं आगे स्ट्रक्चर आपको बनाऊंगा, है ना, कि क्यूबिक का क्या होगा, है ना, टेट्रागोनल का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक का क्या होगा, हेक्सागोनल का क्या होगा, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना। मैं इसी से उसको डिफर करूंगा, है, तो ध्यान में आज भी हो गया, कोई ज्यादा परेशानी वाला नहीं। तो ये यूनिट सेल के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। आइए अब थोड़ा सा यहां से अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट सेल में ही थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि यूनिट सेल कितने प्रकार के होता है। तो आइए पढ़ते हैं। टाइप ऑफ यूनिट सेल लिखते चलिए। टाइप ऑफ यूनिट सेल, है ना, एकक कोष्ठिका के प्रकार, एकक कोष्ठिका के प्रकार, है ना, ये दो प्रकार के होता है बच्चा। एक को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, हिंदी में बोलते हैं बच्चा आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका। और दूसरा को बोलते हैं बच्चा सेंटर्ड, सेंटर्ड, सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये दो प्रकार के यूनिट सेल होता है, एक प्रिमिटिव होता है और एक होता है सेंटर्ड, है ना, सेंटर्ड यूनिट सेल। आइए दोनों को बारी बारी से पढ़ते हैं बच्चा कि प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहेंगे और सेंटर्ड यूनिट सेल किसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले, ये यूनिट सेल का ही प्रकार है, ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अभी ये बनाया वो ऐसा दो प्रकार के होता है। तो आइए दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि एक आद्य एकक कोष्ठिका और केंद्रित एकक कोष्ठिका का क्या मतलब होता है, नाम से ही पता चल जाएगा। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चा प्रिमिटिव यूनिट सेल। पहला पढ़ते हैं बच्चा प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल,
है ना? हिंदी में लिखा ही चुका हूं बच्चा, अब हिंदी दोबारा नहीं लिखेंगे। एक आद्य एकक कोशिका। आइए डिफिनीशन सबसे पहले कि किसे कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो आइए पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूं कि दैट यूनिट सेल in which constituent particles, और ये पार्टिकल्स आपका आयन भी हो सकता है बच्चा, एटम्स भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, That unit cell in which constituent particles are only present at corner of the unit cell is called primitive unit cell। मैं समझाता हूं, पहले हिंदी लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूं आखिर ये क्या कह रहा है। तो लिखिए कि वैसा एकक कोशिका जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट का हिंदी होता है बच्चा अवयवी, है ना, जिसमें अवयवी कण, है ना, वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल एकक कोशिका के कोने पर उपस्थित हो, एकक कोशिका के कोने पर स्थित हो, उसे आद्य एकक कोशिका कहते हैं। है ना। आइए मैं समझाता हूं क्या होता है, समझ गए? नहीं समझे भी, ये तो परिभाषा था बच्चा। अब देखो, याद नहीं रखना, परिभाषा कुछ नहीं याद रखना, बस समझ जाना है। आप समझ जाइएगा तो परिभाषा थोड़े ना आपको याद रखने का जरूरत है। बताइए, हम लोग को दो करीब कितना 16 दूनी 32 गो चैप्टर है, 11-12 मिला करके, तो 32 चैप्टर में 1000 परिभाषा होगा। तो हम लोग थोड़े ना उतना याद रखते कि ये का क्या होगा परिभाषा, पागले हो जाएगा मास्टर। तब परिभाषा हम लोग याद नहीं करते हैं। हम लोग जब भी कोई एक शब्द आता है उसी से परिभाषा बना देते हैं, और वही आप लोग को भी करना। तो परेशानी आपको याद रखने में नहीं होना, रटने की कोशिश करिएगा तो भूल जाइएगा 2-4 दिन के अंदर। आज रटिएगा 10 दिन के अंदर भूल जाएगा। लेकिन उस बात को अगर समझ लीजिएगा तो कहियो आपको प्रिमिटिव का मतलब जैसे ही आएगा, इससे अगर इस माथे में बैठा हुआ कि प्रिमिटिव का क्या मतलब है, अपना वाक्य तो अपने मन से बना सकते हैं, है ना। तो देखिए क्या होता है, मैं समझाता हूं आपको। कितना है इसका, ये मैं आपका यूनिट सेल बना रहा हूं पहले, और ये भी प्रिमिटिव, इसको प्रिमिटिव बनाना है। प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव के परिभाषा में कहा है कि अगर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जैसे मैं मान लेता हूं NaCl, तो कहता है कि प्रिमिटिव उसी को बोलेंगे, इसको प्रिमिटिव तब बोलेंगे जब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए NaCl का यूनिट सेल है, नमक का यूनिट सेल है, तो Na+ और जो Cl- सिर्फ और सिर्फ इसके कोना पर होना चाहिए। देखिए परिभाषा में लिख रहा है कॉर्नर पर, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर रहेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर है तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिए सिंपल सा, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रिमिटिव अगर कह रहा है कि वो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, या तो वो परमाणु हो या अणु हो या आयन हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ कोने पर उपस्थित होना चाहिए। जैसे ये मकान, ये आपका एक यूनिट सेल है, जैसे ना एक मकान, वो कोना पर सिर्फ और सिर्फ अगर 8 कोना पर हो, अगर 8 कोने पर हो,
तो उसको बोल देंगे प्रिमिटिव। अंदर में नहीं होना चाहिए, जो आयन हो, चाहे कोई मॉलिक्यूल हो या कोई एटम्स हो, अगर सिर्फ और सिर्फ कोने पर है तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना, आधे एकक कोष्ठिका। बस सिंपल सा परिभाषा, खत्म। बस इतना याद रखना कि कोना पर होगा तो प्रिमिटिव होगा, बाकी अपना मन से वाक्य बना दीजिए जैसे मन है वैसे, है ना, कि वैसा इकाई कोष्ठिका जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण है जो सिर्फ कोने पर उपस्थित हो उसे हम लोग बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये यूनिट सेल हो गया पहला। दूसरा है बच्चा सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल जो दूसरा हम लोगों ने लिखा था, एंड पहले परिभाषा लिख लीजिए फिर मैं समझाऊंगा। लिखिए दैट यूनिट सेल in which one or more constituent constituent का हिंदी अवयवी होता है बच्चा, बार बार बोलना, one or more constituent particles are present at other than corner, करा कि वैसा इकाई, हिंदी भी लिखते चलिएगा कि वैसा इकाई एकक कोष्ठिका, है ना, वैसा एकक कोष्ठिका जिसमें एक या एक से अधिक अवयवी कण कॉर्नर के अलावा, अदर देन का मतलब होता है हिंदी बच्चा अलावा, कोने के अलावा उपस्थित हो इज कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल उसे कहते हैं केंद्रित, हिंदी इसका होता है बच्चा केंद्रित एकक कोष्ठिका, उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं, है ना। आइए जरा अब समझते हैं, है ना, एक बार रिवीजन कर देते हैं। वैसा इकाई एकक कोष्ठिका जिसमें एक या एक से अधिक अवयवी कण कोने के अलावा उपस्थित हो उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। जरा गौर से सुनिए, समझिए इस बात को क्या कहता है। जरा समझिए, मैं बना करके आपको फिगर बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये मैं एक यूनिट सेल बना रहा हूं बच्चा, गौर से समझिएगा। सेंटर्ड यूनिट सेल के मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये एक यूनिट सेल बनाया मैंने, कोने पर तो होगा ही, कोन पर होगा, कोन के अलावा लिखे हुए बच्चा, कोन के अलावा। तो अब देखिए जरा एक और बना लेते हैं। कोन पर, कॉर्नर पर तो होगा ही, कोन पर तो होगा ही, लेकिन कह रहा है कि अगर कोन के अलावा अगर और कहीं हो, कोन के अलावा भी होना चाहिए। तो देखो ये तो प्रिमिटिव है, अगर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर, देखो सब जगह मैंने बिंदु जहां दिया मैंने समझ लेना कि वो अवयवी कण है, तो यहां मैंने बिंदु दिया है तो ये तो कॉर्नर पर है, तो ये तो प्रिमिटिव हो जाएगा। तो सेंटर्ड कहता है कि कोन के अलावा भी कहीं और होना चाहिए। तो जैसे ये मकान मान लीजिए यूनिट सेल है, 8 कोना पर है, एक कण यहाँ बीच में दबलवा पर है। अगर मान लीजिए इस सतह पर कहीं यहां पर एक कण आ गया,
एगो चाहे एक से ज्यादा, मान लीजिए हो सकता है एरो पर है, तो ये अब प्रिमिटिव नहीं होगा, ये क्या कहलाएगा, सेंटर्ड, क्योंकि एक कहीं बीच में आ गया है। जैसे मान लीजिए ये कॉर्नर पर तो है ही, मान लीजिए बीचवा में ये जा पर एगो कण है, ये एकदम बीचवा में, तो ये सेंटर्ड, सॉरी ये प्रिमिटिव अब नहीं कहलाएगा बच्चा, ये हो जाएगा सेंटर्ड हो जाएगा, है ना, सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड। और यह भी हो जाएगा केंद्रित, केंद्रित हिंदी होता है बच्चा, केंद्रित, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाए, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाए, है ना। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर सिर्फ और सिर्फ कोने पर होगा, सिर्फ और सिर्फ कोने पर होगा तो वो कहलाएगा प्रिमिटिव। अगर कोने के अलावा कहीं और हो, बस इतनी तो समझना, परिभाषा अपन मन से लिख दीजिए कि कोने के अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहीं और उपस्थित होगा तो उसे बोलेंगे केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका बोलेंगे, है ना। तो हम लोग समझ गए केंद्रित एकक कोष्ठिका का मतलब क्या होता है। तो आइए केंद्रित टाइप पढ़ते हैं। प्रिमिटिव का कोई टाइप नहीं है बच्चा, लेकिन सेंटर जो होता है वो 3 टाइप के होता है। आइए मैं पढ़ाता हूं, बताता हूं आपको। मैं एक एक पॉइंट को आपको दिखा देता हूं, परेशानी ही नहीं होगा, है ना। तो लिख लीजिए, देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ centered unit cell. There are 3 type of centered unit cell. ये centered के बाद primitive नहीं, primitive एक ही होगा बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ कोने पर होगा, लेकिन center ये 3 प्रकार के होगा। मैं पहले जरा सा बता ही देता हूं। मकान देख रहे हैं एकदम, सबसे अच्छा यही एग्जांपल है, आंख से दिख भी रहा है, इसको यूनिट सेल मान लीजिए। अगर मान लीजिए कि कोई कण ये बीचवा में आ गया, है ना, अगर बीचवा में आ गया तो इसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, क्योंकि पूरे इस मकान के बॉडी में है, यहां बॉडी में है, तो उस यूनिट सेल का नाम देंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, क्योंकि बॉडी में है, पहला पार्ट। दूसरा, अगर कहता है कि चारों जितना भी फेस, ये देखिए ना, इस सतह है, ये फेस है, ये जो दीवार है फेस है, ये दीवार है जो फेस है, ये दीवार है फेस है। अगर एक का वो फेस के बीचवा में कहीं आ गया, 6 फेस है, 1 2 3 4 5 और 6, यूनिट सेल का 6 फेस होता है। मैं इसे पहले समझा देता हूं, उसके बाद मैं डिफिनेशन लिखाता हूं, देखिए आसानी से समझ जाइए। बीचवा में होगा तो बॉडी में है तो बॉडी सेंटर्ड नाम दे देंगे। अगर फेस में होगा, सतह में, सभी सतह में, तो उसे बोल देंगे फेस सेंटर्ड। और अगर खाली आमने सामने हो, जैसे एगो एकरा पर और एगो एकरा पर, आमने सामने के सतह पर हो, तो उसे बोलेंगे इंड सेंटर्ड, अंत केंद्रित, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। 3 टाइप के खत्म हो गए, यही है ना। बस इतनी तो माइंड में रखना, अगर बॉडी में है, बीच में है तो बॉडी सेंटर्ड, सतह में वो सतह पर है तो फेस सेंटर। अगर आमने सामने है, सिर्फ आमने सामने, या तो एक कर आमने सामने, चाहे तो एक कर आमने सामने, चाहे तो एक कर आमने सामने, तो उसे बोलेंगे इंड सेंटर। इंड मतलब अंत, और उसका नाम भी अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, है ना। तो आइए 3 प्रकार के हैं, बस समझ लीजिए, खाली परिभाषा सबका लिखा देते हैं। तो पहला लिख लीजिए बच्चा, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यूनिट सेल, है ना। बॉडी सेंटर्ड, अंतः केंद्रित, हिंदी हो जाएगा बच्चा अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरा हो जाएगा बच्चा फेस सेंटर्ड, फेस का मतलब हिंदी होता है सतह, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, हिंदी हो जाएगा
फलक, सतह भी कहते हैं, फलक भी कहते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तीसरा हो जाएगा बच्चा इंड सेंटर्ड, इंड या एंड भी पढ़ते हैं, एंड भी पढ़ते हैं, एंड भी पढ़ते हैं, एंड सेंटर्ड, एंड हो गया, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अंत, अंत, इंड का मतलब, एंड का मतलब होता है अंत, तो ये हो जाएगा अंत्य, 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 अंत भी लिख सकते हैं या अंत भी लिख सकते हैं, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। अब तीनों को बारी बारी से परिभाषा लिख दीजिए, खत्म बात, है ना। तो आइए पहले परिभाषा लिखते हैं बच्चा बॉडी सेंटर्ड का, है ना। सिंपल सा तो है, देखिए समझ जाने पर कोई परेशानी नहीं होता। तो आइए समझते हैं बॉडी सेंटर्ड एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं। है तो पहला परिभाषा लिख लीजिए, है ना, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल परिभाषा क्या होगा बच्चा कि कॉर्नर के अलावा अगर यूनिट सेल के एक बॉडी में हो, एक ही कण होना चाहिए बॉडी में, तो वो हो जाएगा बॉडी सेंटर। तो लिखिए दैट यूनिट सेल, दैट यूनिट सेल in which one constituent particle एक होना चाहिए, बस एक ही हो बॉडी में, in which one constituent particle is present at body center, other than corner is called body centered unit cell, is called body centered unit cell, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना। सिंपल सा परिभाषा हिंदी लिख लीजिए कि वैसा एकक कोशिका, हिंदी लिख लीजिए, वैसा एकक कोशिका जिसमें एक ही हो, एक अवयवी कण कोण के अलावा अंतः केंद्र पर कोण के अलावा अंतः केंद्र पर उपस्थित हो, उसे अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, उसे अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। जैसे बता दीजिए बच्चों, दे दीजिए, फिगर बना दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, लिख लीजिए, बना लीजिए कि कॉर्नर पर तो होगा ही, लेकिन एक जो कण होगा वो बीचवा में होगा, है ना। एक जो कण होगा, कण कॉर्नर पर तो होगा ही, कॉर्नर पर तो होगा ही, वो तो फिक्स है, कॉर्नर पर होगा ही, वो फिक्स है, कॉर्नर पर होगा। लेकिन कॉर्नर के अलावा एक कण अगर बॉडी के बीचे में हो, जैसे ये रूम है, रूम के एकदम बीचवा में हो, जैसे मान लीजिए यहां एक ही कण है, तो ये कहलाएगा आपको फेस सेंटर, दैट इज ये बॉडी सेंटर, ये कहलाएगा बॉडी सेंटर।
दूसरा बच्चा, अब थोड़ा थोड़ा खाली चेंज करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए बॉडी के जगह पर आपका आ गया फेस सेंटर, तो कैसे लिखिएगा परिभाषा कि दैट यूनिट सेल इन विच अब वन नहीं, क्योंकि 6 गो फलक है बच्चा, तो वन पार्टिकल नहीं होगा, पार्टिकल्स हो जाएगा। इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, अब बहु प्लुरल हो गया तो आर प्रेजेंट एट ऑल 6 faces other than corner is called face centered unit cell. That unit cell in which constituent particles are present at all 6 faces, 6 सतह पर उपस्थित हो, है ना। फटाक से लिखे और हिंदी लिखे, वैसा एक कोशिका वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा अदर देन कॉर्नर्स, बहुवचन कर दीजिए प्लूरल बच्चा, क्योंकि 8 कोना है। वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा सभी 6 फलक पर उपस्थित हो, कोनों के अलावा सभी 6 फलक पर उपस्थित हो, उसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। जरा गौर से अब देखिए, ये हो गया आपका फेस सेंटर मतलब 6 सतह पर, फेस पर होना चाहिए। देखिए 6 सतह है, ये मकान नहीं ले लीजिए, ये यूनिट सेल है, ये 1 सतह, 2 सतह, वो 3, ये 4, एक ऊपर और एक नीचे, 6 सतह हो गया। और 6 पर कण होना चाहिए, कॉर्नर के अलावा, कोण के अलावा। तो यहां पर एक होगा, एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा बच्चा। ऊपर वाला पर कर दिया मैंने, बगल वाला पर कर दिया, नीचे वाला पर कर दिया, इधर साइड वाला पर कर दिया, है ना, और इधर वाला बीच वाला पर कर दिया, और एक इधर जो सामने है उस पर कर दिया। यहां यह 6 पर हो गया। देखिए ऐसे में पता नहीं चलेगा। इमेजिन करिए ये वाला जो लाल देख रहे हैं, ये वाला पर है, अंदर वाला पर, इस सतह पर है, और ये वाला जो लाल देख रहे हैं ऊपर वाला पर है, और ये वाला जो लाल है इधर वाला पर है, और ये वाला लाल इधर वाला पर, और कहाँ है एक ये वाला, तो ये नीचे वाला पर है ना, और ये वो कौन सा कहाँ गया, एक ये वाला लाल है जो उस पर है ना, बीचवा में दे दिए, तो ये कहलाएगा फेस सेंटर, है ना, सतह पर होना चाहिए, 6 सतह पर। तीसरा लिख लीजिए बच्चा, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो दैट यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट opposite side of 2 faces, opposite side of 2 faces other than corner
अदर देन कॉर्नर्स इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। is called end centered unit cell। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहता है कि कोण के अलावा फलक के अपोजिट फलक के दो अपोजिट सतह पर उपस्थित हो, अपोजिट होना चाहिए, उसे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, उसे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। हिंदी लिख लीजिए जिनको जरूरत है, एक ही बात तो सबका हिंदी एक ही जैसा होगा। वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा फलक के दो फलकों के, बच्चा दो खाली लिख दो, दो फलकों के विपरीत सतह पर उपस्थित हो, उसे अंत्य एकक कोशिका कहते हैं। देखो बच्चा अपोजिट साइड, एगो मैंने नीचे वाला पर डाल दिया और एगो ऊपर वाला पर एकदम अपोजिट है, तो ये कहलाएगा, ऐसा जो बनेगा यूनिट सेल, ऐसा जो इकाई कोशिका बनेगा, एकक कोशिका बनेगा बच्चा, वो कहलाएगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। है ना, तो समझ में आ गया बच्चा। सेंटर्ड प्रिमिटिव एक गो होगा, है ना, प्रिमिटिव मतलब सिर्फ कोना पर, सेंटर्ड 3 गो होगा, एगो बॉडी वाला होगा और 6 गो सतह वाला होगा, एगो अपोजिट साइड वाला होगा, है ना। तो इतना हम लोग देख लिए। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चा। ये यूनिट सेल के बारे में पूरी जानकारी हम लोग ले ली, है ना, पूरा हम लोग समझ गए कि क्या होता। अब थोड़ा सा यहां से पढ़ते हैं बच्चा। जो क्रिस्टल, इसको ढेर सा ऐसा बहुत सारा यूनिट सेल मिलाने से, जो ऐसा बहुत सारा यूनिट सेल मिला करके बनाने से जो क्रिस्टल बनता है, उसका आकार कैसा होता है, वो किस किस सिस्टम में होता है, वो हमें अब पढ़नी है ना। तो आइए बच्चा पढ़ते हैं क्रिस्टल सिस्टम, है ना। यूनिट सेल के बाद थोड़ा सा पढ़ते हैं क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल पद्धति, क्रिस्टल पद्धति, है ना, क्रिस्टल सिस्टम पढ़ते हैं। है तो आइए समझिए ये क्या कहता है बच्चा। देखिए समझ लीजिए, 2 मिनट में समझाता हूं पहले आपको। कि जैसे मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, ये कोई क्रिस्टल है मान लीजिए, ऐसा फिगर कितना बार बनेगा अंत तक मत पूछो। मान लीजिए ऐसा कोई क्रिस्टल है, ऐसा कोई क्रिस्टल है बच्चा, कचरा हो जाता है ना ज्यादा बनाने से। ऐसा मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, तो कहता है कि क्या जो जितना भी ठोस उपलब्ध है, क्या सब इसी टाइप का बनेगा क्या सर? सिस्टम का ये मतलब हुआ कि किस पद्धति कितने टाइप का होगा, क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप का होगा वो मैं बता रहा हूं।
कि क्या जितना भी आपको ठोस है, जैसे NaCl, सीजियम क्लोराइड, आयोडीन, सल्फर, जितना लेना है ना, SnO2 ले लीजिए, SiO2 ले लीजिए, है ना, जितना K2Cr2O4 × 5H2O ले लीजिए, जितना भी ये ठोस है, क्या सर सब ऐसे ही होता है क्या? सब ऐसे ही होगा खड़ा खड़ा? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो क्रिस्टल होता है, जो क्रिस्टल, या इसी को बोल दे लैटिस बोल सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस भी बोल सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस। तो क्या सभी क्रिस्टल लैटिस सर एक ही टाइप का होता है? तो कहता है नहीं जी, ऐसा सब नहीं है, सब एक जगह नहीं है। जो क्रिस्टल बनता है वो नॉर्मली देखा गया है, और वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था ब्रेवाइस, उन्होंने ये बताया था कि यह जो क्रिस्टल है वो नॉर्मली 7 प्रकार के होता है, और वो जो बंटवारा किया गया है वो इसके एज लेंथ और इसके एंगल के आधार पर बंटवारा किया, कि जितना भी ठोस है सभी का क्रिस्टल सिस्टम एक जैसा नहीं होता है, वो अलग अलग होता। अगर मान लीजिए ये वाला जो भुजा है, ये वाला जो आप देख रहे हैं साइड है, ये वाला साइड और ये ऊंचाई अगर तीनों बराबर हो तो एक नया क्रिस्टल बनेगा। गौर से समझिए, अगर ये वाला किनारा, ये वाला की लंबाई ये कह दीजिए, चौड़ाई ये कह दीजिए, लंबाई ये कह दीजिए, ऊंचाई, अगर तीनों बराबर हो जाए, ये तो जैसे मान लीजिए ये रूम है तो ये तो छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर तीनों बराबर हो जाए तो एक घन बनेगा। 10वां पढ़ लो ना, क्यूब, वो घन बन जाएगा, तो वो क्रिस्टल कहलाएगा क्यूबिक, वो क्रिस्टल का नाम होगा क्यूबिक। अगर मान लीजिए कि ये तीनों बराबर नहीं हो, तीनों बराबर नहीं हो, सिर्फ ई वाला और ये वाला बराबर हो और सी नहीं बराबर हो, ई वाला और ये वाला बराबर हो, ये दोनों बराबर नहीं, ये वाला सॉरी सी वाला बराबर नहीं, तो उसको बोलते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल अगर तीनों बराबर नहीं हो, अगर तीनों बराबर नहीं हो तो उसे बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक अगर मान लीजिए ए और ये बराबर है, एगो ये नहीं बराबर है, अब एंगल अगर मान लीजिए चारों एंगल 90 है, अभी जितना मैंने तीनों बताया चारों 90 वाला बताया कि एंगल 90 होगा, खाली जो किनारा है अलग अलग होगा। अगर एंगल भी अगर चेंज होने लगे कि कोनमो अब 90 नहीं बन रहा सर, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 नहीं, अगर गामा 120 है तो उसको बोलते हैं हेक्सागोनल। मैं सब बताऊंगा, मैं अभी बस ऐसे ही बता रहा हूं, उसे बोलते हैं हेक्सागोनल। इसका मतलब है कि जो क्रिस्टल सिस्टम जो बनाया गया, देखा गया, वो अलग अलग प्रकार के देखा गया, और वो जो मुख्यतः 7 प्रकार के होता है, 7 प्रकार के होता है ना। तो 2 लाइन पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं, है ना। तो पहला लाइन लिखिए, कि generally crystals are 7 types, 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, है ना। जनरली 7 प्रकार के क्रिस्टल कौन कौन होगा मैं बता दूंगा, है ना। ऑल द क्रिस्टल्स या क्रिस्टल सिस्टम, ऑल द क्रिस्टल सिस्टम इज क्रिस्टल सिस्टम्स आर, ऑल लग गया बच्चा, प्लूरल हो गया तो आर, ऑल क्रिस्टल सिस्टम्स आर divided on the basis of 6 parameter, on the basis of 6 parameters। कौन कौन बच्चा? एक आपका ए है, बी है, सी है, अल्फा है, बीटा है और गामा है, एंड गामा, ये 6 पैरामीटर हो गया। मतलब 3 गो भुजा के लंबाई और 3 गो कोण, इन्हीं सब के आधार पर
क्रिस्टल का बंटवारा किया गया है। तो लिख लीजिए कि सभी क्रिस्टल पद्धति, हिंदी लिख लीजिए, सभी क्रिस्टल पद्धति 6 पैमाने के आधार पर 6 पैमाने के आधार पर 6 पैमाने के आधार पर बांटा गया है। हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा तो अपना चेक करना। बांटा गया है ना। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए बच्चा, है ना। तो 6 पैरामीटर मतलब लंबाई और एंगल। तो एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए थोड़ा सा, है ना, कि क्रिस्टल सिस्टम is categorized by measurement of phases and angle between them and angles between them। ये क्या कह रहा है बच्चा, एक ही बात कर रहा है कि जो क्रिस्टल सिस्टम है वो कैटेगराइज्ड मतलब वर्गीकृत किया गया है। क्रिस्टल सिस्टम जो क्रिस्टल पद्धति है वो वर्गीकृत किया गया है बाय मेजरमेंट ऑफ फेसेस, सतहों को माप करके और उनके बीच कोनों को माप करके बनाया गया है, कैटेगराइज वर्गीकृत किया गया है। क्रिस्टल सिस्टम, तो हिंदी लिख लीजिए कि क्रिस्टल पद्धति सतहों और उनके बीच कोनों के माप के द्वारा वर्गीकृत किया गया। आइए मैं से वो 7 क्रिस्टल सिस्टम को आपको बताता हूं, है ना। तो लिखिए 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल या 7 क्रिस्टल सिस्टम लिख लीजिए। सेवन क्रिस्टल सिस्टम। पहला बच्चा, पहला है ना, क्यूबिक का मतलब घनीय। क्यूबिक का मतलब घनीय। क्यूबिक मतलब घनीय, आप समझ ही गए होंगे बच्चा कि जो सभी जो होगा लेंथ वो क्या होगा बच्चा, बराबर होगा, है ना। ए बी सी तीनों जो लंबाई होगा, लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई होगा वो ए बी और सी तीनों बराबर होगा। मतलब ए बी और जो सी है, मतलब पहला कंडीशन आपका हो गया यहाँ बच्चा ए में कि ए बराबर बी बराबर सी। और जो एंगल है बच्चा तीनों के बीच में, ए वाला एंगल है ना, और एक ए वाला एंगल, मतलब अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल, वो तीनों एंगल भी 90 के बराबर होगा। अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा, और कितने के बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिक, उसे बोलते हैं। वैसे क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग बोलेंगे, वैसे क्रिस्टल का नाम होगा क्यूबिक। बुझाया कि नहीं। दूसरा है बच्चा टेट्रागोनल
टेट्रागोनल। टेट्रागोनल हिंदी होता है बच्चा द्विसमलवांश। हिंदियों कितना टफ है। द्विसमलवांश है। अगर हिंदी है तो हिंदी से आप पकड़ लीजिएगा फट से। देखिए कैसे मैं बताता हूं आपको, मैं समझाता हूं आपको कैसे हिंदी से आप पकड़ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं पहले। ए बी और ये सी। दुई मतलब दो, सम मतलब बराबर, मतलब दो किनारा बराबर होगा, है ना। दो किनारा बराबर होगा मतलब ए बराबर बी और नॉट इक्वल टू सी। लवांश मतलब अक्ष पर लंब होगा, मतलब तीनों के तीनों 90 होगा। देखिए नाम से ही पता चल जाता है। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। फटाक से जल्दी जल्दी लिखते चलिए। टेट्रागोनल। तीसरा है बच्चा ऑर्थो रोम्बिक। हाँ बस लिख लीजिएगा, आध हो ही गया। तीसरा मैं बनाता हूं। चलिए इसको 2 कर दें।